नमस्कार दोस्तों। आज हम बिज़नेस मॉडल एनालिसिस करेंगे टीटी के प्रेस्टीज का। टीटी के प्रेस्टीज ये जो कंपनी काफ़ी फेमस कंपनी है प्रेशर कुकर्स के लिए। प्रेशर कुकर बनाती है कंपनी, और इसका जो पेरेंट कंपनी है वो भी काफ़ी फेमस है। टीटी के ग्रुप कंग्लोमरेट है, ये एक फेमस कंग्लोमरेट है। काफ़ी अच्छे काफ़ी बड़े और काफ़ी मार्केट कैप में काफ़ी बड़े कंपनीज़ हैं जो सिस्टर कंपनीज़ है इसके, जैसे टीटी के हेल्थ केयर है, राइट। और टीटी के प्रेस्टीज भी करीबन 70 साल पुरानी कंपनी है। इसका गठन 1955 में हुआ है, तो करीबन 70 इयर्स पुरानी कंपनी है ये। और जैसे मैंने कहा कि प्रेशर कुकर्स बनाती है ये कंपनी, प्रेशर कुकर और किचन अप्लायंसेस बनाती है ये, राइट। तो इस कंपनी का हम आज बिजनेस एनालिसिस करेंगे, राइट। इसका बिजनेस मॉडल एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बिजनेस मॉडल सेल्फ सस्टेनेबल है या नहीं, और क्या वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ्स है इसमें, और करंट स्टॉक प्राइसेस पे क्या ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन या अच्छा बाय हो सकता है या नहीं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आप कंपनी का स्टॉक प्राइस देखें पिछले 5 सालों में, राइट, ये काफ़ी वॉलेटाइल रहा है, काफ़ी ऊपर नीचे नीचे ऊपर गया है, कहीं पे भी कंसोलिडेट नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे गया है। कोई अगर आपको कह रहा है कि एक मल्टी बैगर स्टॉक था है या आगे बन सकता है, तो आपके साथ मजाक ही कर रहा होगा, राइट। तो इसका कोई ऐसा स्टॉक प्राइस जो है वो काफ़ी कंसोलिडेट तरीके से कभी बढ़ा नहीं है और काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। ये काफ़ी एविडेंट है इस चार्ट से, राइट। इसका अगर आप सेल्स ग्रोथ भी देखोगे, काफ़ी फ्लैटिश रहा है पिछले 5 सालों में। नीचे ही रहा है, ज़्यादा फ्लैटिश ही रहा है, देखिए, राइट। कुछ इसमें कुछ आपको कुछ दिख नहीं रहा है कि ये कहीं कुछ ग्रो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, राइट, नहीं कर रहा है एक्चुअली। और अगर आप इसका अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ देखोगे या फिर इसका प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे, राइट, तो ईपीएस ग्रोथ जो है वो तो नीचे है, राइट। तो अगर इतने सारी चीज़ें ख़राब है इस स्टॉक के बारे में या फिर इस कंपनी के बारे में, ईपीएस देखिए नीचे जा रहा है, राइट, अर्निंग्स पर शेयर नीचे जा रहा है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कम है इस कंपनी में या कम होते जा रही है। तो अगर इस कंपनी में इतनी सारी खराबियाँ हैं तो फिर इस कंपनी को हम पढ़ क्यों रहे हैं, राइट। तो इस कंपनी को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पिछले करीबन 2 महीनों में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो करीबन 30% ऊपर गया है। और अगर 30% ऊपर गया है तो मार्केट कहीं ना कहीं सोच रहा है कि इसमें अर्निंग्स ग्रोथ आ सकता है, राइट। अगर इसमें अर्निंग्स ग्रोथ आ सकता है तो फिर ये स्टॉक प्राइस और ऊपर जाएगा। अगर इसमें अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आएगा तो ये स्टॉक प्राइस क्रैश हो जाएगा कुछ वक्त के बाद। तो अगर इसमें अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है तो वो किस कारण आ रहा है, ये हमें समझना है, ये हमें पढ़ना है, राइट। तो उसी को पढ़ने की चेष्टा करते हैं, ठीक है। तो एक बार थोड़ा मैं रीटरेट फिर से कर दूंगा। इसका जो सेल्स ग्रोथ है करीबन 5% है पिछले 5 सालों का, 3 सालों का भी करीबन 7% है, राइट। इम्प्रेसिव सेल्स ग्रोथ नहीं है। नॉर्मली जब आप इंडिया का रियल जीडीपी देखते हो जो करीबन 8-8.5% से ग्रो हो रहा है, और आप देखते हो जैसे स्टील कंपनीज करीबन 10% से ग्रो हो रही है, सीमेंट कंपनीज करीबन 10% से ग्रो हो रही है, बैंक्स करीबन 12-14% से ग्रो होते हैं, तो ये कंज्यूमर फेसिंग कंपनी क्यों 5% से ग्रो हो रही है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। ये कंपनी 5% से ग्रो हो रही है क्योंकि इसका जो हीरो प्रोडक्ट है या फिर ये जिस सेगमेंट या डोमेन में है या इंडस्ट्री में है जो है प्रेशर कुकर इंडस्ट्री, वो 5 या 6% से ग्रो हो रही है। और वो 5% से इसलिए ग्रो हो रही है क्योंकि प्रेशर कुकर जो है वो एक हेविली पेनिट्रेटेड प्रोडक्ट है। तो अगर इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है और इसमें करीबन 30 करोड़ हाउस होल्ड्स है, तो मुझे लगता है प्रेशर कुकर इजीली एक 90-95% पेनिट्रेटेड प्रोडक्ट रहेगा। ऑलमोस्ट सारे घरों में एक प्रेशर कुकर रहेगा, और अगर सारे घरों में प्रेशर कुकर है तो फिर प्रेशर कुकर का सेल्स या वॉल्यूम ग्रोथ कैसे होगा, नहीं होगा, राइट। तो काफ़ी आसान है इसको समझना कि अगर इंडस्ट्री ग्रोथ भी कम है तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो भी कम ही रहेगा, राइट। बट यहाँ पे कैच है, इसका जो प्रेशर कुकर का जो कंट्रीब्यूशन है टॉप लाइन को या फिर इसके सेल्स ग्रोथ को या फिर इसके रेवेन्यूज़ को, वो सिर्फ 31% है। सिर्फ तो नहीं पर 31% है, 1/3 है। 47% जो कंट्रीब्यूशन है वो किचन अप्लायंसेस का है। तो जो आपका कढ़ाई और ये जो तवा, ये सारी जो चीज़ें एक किचन में होती है, मैं थोड़ा फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट। ये जो भी किचन्स में जो भी ये सारी चीज़ें होती है, जैसे कुकर्स होते हैं, कुकर तो मैंने ऑलरेडी बताया कि ऑलरेडी कुकर का काफ़ी पेनिट्रेशन हो चुका है। आपके किचन अप्लायंसेस होते हैं, जैसे ये देखिए आप, राइट, वो इनका वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट। तो ठीक है, कुक टॉप्स होते हैं, किचन अप्लायंसेस होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, तवे होते हैं, कढ़ाई होती है,
राइट, इनको हम किचन अप्लायंसेस में मानते हैं, जैसे मिक्सर ग्राइंडर होता है, जूसर होता है, ब्लेंडर होता है, एयर ड्रायर होता है, राइट, एयर फ्रायर होता है, ड्रायर नहीं, एयर फ्रायर होता है। तो ये सारे किचन यूटिलिटीज़ में आते हैं, किचन अप्लायंसेस में आने जाते हैं, राइट। तो हाँ, तो मेन पॉइंट ये है कि करीबन 47% जो कंट्रीब्यूशन है टॉप लाइन को या सेल्स को, वो किचन अप्लायंसेस से आता है। बट प्रॉब्लम ये है कि किचन अप्लायंसेस भी करीबन 6% से ग्रो होने वाली इंडस्ट्री है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर ग्रोथ या फ्यूचरिस्टिक सेक्टर तो दिख नहीं रहा है, ये काफ़ी एविडेंट है। और इसलिए इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ है जो काफ़ी एक एवरेज सा सेल्स ग्रोथ है 5% का, राइट। अगर 5% का सेल्स ग्रोथ है तो प्रॉफिट ग्रोथ से भी आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखना। प्रॉफिट ग्रोथ करीबन 3% का है 5 साल का, और अगर आप 3 साल का देखेंगे तो करीबन 0% का है, कुछ भी नहीं है। पिछले 12 महीने का अगर देखें तो -11% है EPS ग्रोथ या फिर प्रॉफिट ग्रोथ, और अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो भी वो -2% है, जो काफ़ी कमज़ोर है, राइट। बट एक चीज़ अच्छे से ग्रो हुई है, वो है स्टॉक प्राइस का कैगर। मतलब पिछले 5 सालों में स्टॉक प्राइस करीबन 12% साल दर साल बढ़ा है। और इसमें ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पिछले 5 सालों में स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आया है और लिक्विडिटी बहुत आसानी से आ गई है। DIIs, म्यूचुअल फंड्स, रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत आगे हैं, तो लोगों ने अंधाधुंध पैसा डाला है। कौन सा ऐसा स्टॉक है जो बड़ा नहीं है? तो TT के प्रेस्टीज भी बड़ा है, भले उसका सेल्स ग्रोथ या फिर उसका प्रॉफिट ग्रोथ उसके स्टॉक प्राइस के ग्रोथ की कहानी को सब्सटैंशिएट नहीं करता है, बट इसका स्टॉक प्राइस करीबन 12% कैगर से बढ़ा है पिछले 5 सालों में, ठीक है। इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है कंपनी का, वो करीबन 15% है, जो मुझे लगता है एक अच्छा रिटर्न ऑफ इक्विटी या फिर एक डिसेंट रिटर्न ऑफ इक्विटी है। नॉर्मली मैं समझता हूँ 17% इज़ एन ओके रिटर्न ऑफ इक्विटी, एंड एनीथिंग विच इज़ अबाउट 20% इज़ अ गुड रिटर्न ऑफ इक्विटी। ऐसे कंपनीज को हमें पढ़ना चाहिए, मैं भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। रिटर्न ऑफ इक्विटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, राइट। It tells us about the consistency of returns that a business can give. So for example, किसी इन्वेस्टर ने अगर 100 रुपये साल दर साल इस कंपनी में लगाया तो उसको 15 रुपये का प्रॉफिट मिला। ये काफ़ी क्लियर है इस डेटा से, इस मैट्रिक से, राइट। और 15 रुपये का प्रॉफिट जो है वो एक डिसेंट प्रॉफिट है, बुरा प्रॉफिट नहीं है। आपको FD वगैरह 8-9% पे देते हैं। आपको बजाज फाइनेंस का जो एक बॉन्ड टाइप एक प्रोडक्ट होता है वो करीबन 9 से 10% पे आपको रिटर्न देता है। बट ये एक स्टॉक है जिसने आपको करीबन 15% साल दर साल रिटर्न दिया है। इट्स अ एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बिजनेस ये मेट्रिक हाईलाइट करता है। और इस बिजनेस जो 70 साल से चल रहा है, इट हैज़ प्रूव्ड टू बी अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस, राइट। एक और चीज़ यहाँ पे देखने की है कि इसका जो रिटर्न ऑफ इक्विटी, लेट्स से 5 साल की बात करें तो 5 साल का ही डेटा लेते हैं, इट इज़ 15% एंड सेल्स इज़ 5%। इसका मतलब ये है कि लेट्स से कंपनी में 15% की पेस से या फिर स्पीड से प्रॉफिट हो रहा है, बट उस प्रॉफिट को इस्तेमाल किया जा रहा है 5% पे। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, लेट्स से मेरी सैलरी 1 लाख रुपया है, बट मेरे खर्चे 1.5 लाख है, राइट। तो क्या होगा? 50,000 मुझे भाई बंधु दोस्त बैंक किसी ना किसी से लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मैं जो भी हूँ, मतलब मेरा जो भी सैलरी है वो सेल्फ सस्टेनेबल, या फिर मेरा जो भी लाइफस्टाइल है वो सेल्फ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल नहीं है, क्योंकि मुझे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंडिंग की ज़रूरत है, मुझे बैसाखियों की ज़रूरत है, राइट। वो इसलिए क्योंकि मेरे खर्चे ज़्यादा है मेरी कमाई से, राइट। बट अगर मेरे खर्चे मेरे कमाई से कम रहेंगे तो मैं अपने आप को सस्टेन बहुत आसानी से कर सकता हूँ, जिस प्रकार TT के प्रेस्टीज कर रहा है। क्योंकि TT के प्रेस्टीज के जो खर्चे हैं उसकी कमाई से बहुत कम है, राइट। उसके खर्चे 5% के और उसकी कमाई 15% की है। तो फिर अपने आप को बहुत आसानी से सस्टेन कर पा रहा है। उसको किसी बैंक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना इक्विटी डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कैपिटल रेस करने, एक्स्ट्रा कैपिटल जो केपेक्स में इस्तेमाल होता है उसके लिए वो सेल्फ सस्टेनेबल है। वो खुद अपना कैपिटल खुद प्रोवाइड करके आगे ग्रोथ कर सकता है। तो इस कंपनी में ये जो बात है, राइट, जिसमें इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी 15% है और उसके सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा है, ये एक अच्छी बात है। ये एक सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है, ये काफ़ी क्लियर हमें इससे पता चलता है, ठीक है।
अगला मेट्रिक जो हम बात करेंगे वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि एक बहुत क्रिटिकल मेट्रिक है, बहुत सारी चीज़ें बताता है कंपनी के बारे में, स्पेशली उसके प्रोडक्ट्स की जानकारी देता है। तो यहाँ पे अगर आप पिछले 8 साल का ओपीएम देखेंगे या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे या फिर एबिटा देखेंगे, इसको एबिटा भी बुलाते हैं, दिस फ्लक्चुएट्स बिटवीन 11 to 16, राइट। normally when the operating profit margin fluctuates extremely, right, it means that the company does not have pricing power, right? The company is unable to pass on the price of the increase of its raw material to the end customers, right? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 11 से 16% के बीच में फ्लक्चुएट करता है, राइट। आप अगर मुझे पूछोगे कि इस कंपनी में प्राइसिंग पावर है या नहीं है, तो मेरा आंसर रहेगा कि इस कंपनी में प्राइसिंग, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि इस कंपनी में प्राइसिंग पावर नहीं है, ना मैं बोलूँगा कि इस कंपनी में प्राइसिंग पावर है, मैं बोलूँगा इस कंपनी में बहुत लिमिटेड प्राइसिंग पावर है, राइट। क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स जो है वो अनडिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है। तो इसका जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी डर डर के प्राइस बढ़ाता है, क्योंकि उसको डर है कि अगर उसने बहुत अच्छी तरह से प्राइस हाइक्स दे दिए, जैसे एल्यूमिनियम और स्टील के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्राफ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे एल्यूमिनियम और स्टील के प्राइसेस जो है अगर आप देखोगे, राइट, ये है एल्यूमिनियम, ये है आपका स्टील का प्राइस है, जो लेट्स से कुछ वक्त यहाँ पे बढ़ा था, राइट, अभी कम हो रहा है, राइट। अपने जो गाइडेंस कॉल होता है या फिर कॉन कॉल होता है, अर्निंग्स कॉल होता है, उसमें मैनेजमेंट ने इसका जिक्र किया कि स्टील और एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ रहे, कुकर्स और जो कढ़ाई वगैरह ये होता है ये स्टील और एल्यूमिनियम से बढ़ता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम का प्राइस जो है वो थोड़ा बढ़ गया। तो अब कंपनी सोचती है कि अगर मेरा रॉ मटेरियल महंगा हुआ है तो मैं इसका प्राइस एंड कस्टमर को पास ऑन करूँ या नहीं करूँ। अगर मैं एंड कस्टमर को इसका प्राइस पास ऑन कर देता हूँ या कर देती हूँ, कंपनी अगर कर देती है, तो और कॉम्पिटिटर नहीं करता है, जैसे स्टोव क्राफ्ट है एक कॉम्पिटिटर, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये नॉर्मली इंक्रीज इन रॉ मटेरियल्स का जो प्राइसेस होता है, इनपुट प्राइस जब बढ़ते हैं, वो अपने एंड कस्टमर को नहीं पास ऑन करता है, वो डिस्काउंट करके देता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये चाहता है कि इसको बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर मिले। तो हॉकिंस से या फिर प्रेस्टीज से ये मार्केट शेयर लेने की एक काइंड ऑफ प्रयास होता है। तो यहाँ पे देखिए आप 5 साल में इसका सेल्स ग्रोथ है 16% बढ़ा है। अगर समझो आपका प्रेशर कुकर का मार्केट 5% से बढ़ा है, और अगर आपका किचन अप्लायंसेस का मार्केट 6% से बढ़ा है, बट स्टोव क्राफ्ट का सेल्स ग्रोथ 16% है, इसका मतलब इसने अपने कंपटीटर्स से मार्केट शेयर लिया है। कैसे मार्केट शेयर लिया है? इसने मार्केट शेयर लिया है डिस्काउंटिंग करके। इसने अपना इट डिड नॉट पास ऑन द इंक्रीज ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस टू द एंड कस्टमर, इसलिए इसका जो यहाँ पे तो ठीक है चलो 78% दिख रहा है, बट अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो -25% है, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो टीटी के प्रेस्टीज जो है वो काफ़ी डर डर के धीरे धीरे प्राइस बढ़ाती है, राइट, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका मार्केट शेयर उसके कंपिटिटर्स लेके जाए। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है, राइट। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण एक्चुअली ये है कि जो ये कंपनी है या फिर जो भी कंपनीज है इस फील्ड में, राइट, इनका जो प्रोडक्ट है इट्स नॉट अ हेवीली डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो अगर कुकर सेगमेंट जो है, जैसे मैंने कहा कि कुकर जो है वो 31% कंट्रीब्यूट करता है टॉप लाइन को, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मार्केट लीडर्स। हॉकिंस और प्रेस्टीज मार्केट लीडर्स है प्रेशर कुकर में। 1-2% ऊपर नीचे रहेगा मार्केट शेयर दोनों का, बट दोनों मार्केट लीडर्स है प्रेशर कुकर में, राइट। तो कुकर्स में आप देखिए कि कंपिटिटर्स है हॉकिंस, स्टोव क्राफ्ट, निराली एक है ब्रांड, राइट, काफ़ी सारे कंपिटिटर्स है। तो एक तरह से प्रोडक्ट अनडिफ्रेंशिएटेड है, राइट। इट्स नॉट अ डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, मतलब ऐसा कुछ मोनोपोली नहीं है किसी कंपनी के पास विद रिगार्ड्स टू टेक्नोलॉजी, राइट। कंज्यूमर ब्रांड्स में या कंज्यूमर कंपनीज में 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ब्रांड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो प्रेस्टीज के पास है, हॉकिंस के पास है, काफ़ी फेमस है ये ब्रांड, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो कि प्रेस्टीज का एक बहुत सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। इनके करीबन 650 एक्सक्लूसिव प्रेस्टीज स्टोर्स हैं। इनका जनरल ट्रेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनका मॉडर्न ट्रेड में प्रेजेंस है। मॉडर्न ट्रेड मतलब आपके जो मॉल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे आपको प्रेस्टीज के प्रोडक्ट्स मिलेंगे।
ई कॉमर्स चैनल्स पे अमेजोन पे जाओगे, फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो आपको प्रेस्टीज के प्रेशर कुकर्स मिलेंगे, राइट, या फिर उसके अप्लाइंसेस मिलेंगे, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो है प्रोडक्ट। तो इतने सालों से अगर प्रेशर कुकर्स और अप्लाइंसेस बना रहे हैं तो अभी तक उसमें माहिरता हासिल की होगी कि प्रोडक्ट एक अच्छा बना रहे हैं, बट इट्स नॉट एन अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, राइट, राइट। सो स्विचिंग कॉस्ट, देयर इज, आई मीन इन ऑर्डर स्विचिंग कॉस्ट, सो मतलब अगर समझना है तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर्स एक का लाइफ साइकिल जो होता है करीबन 8 से 10 साल तक होता है, अगर आप समझने गए। अगर प्रेशर कुकर को ख़राब हो जाता है तो कोई उसको इजीली रिप्लेस नहीं करता है, उसको थोड़ा ठोक पीट के रिपेयर करके उसको फिर चला लेते हैं, राइट। तो 8 से 10 साल का लाइफ साइकिल है और लो टिकट वैल्यू प्रोडक्ट है, करीबन 3,000 2,000 1,000 में आपको प्रेशर कुकर मिल जाता है। तो कंपनी क्या करती है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बनाती है और अपना डिस्ट्रीब्यूशन को मोट है उस मोट को शार्पन करने की कोशिश करती है कि जब भी आप प्रेस्टीज के स्टोर में जाते हैं तो फिर वो क्रॉस सेल करती है आपको। वो आपको कुकवेयर्स क्रॉस सेल करेगी, कुक टॉप्स क्रॉस सेल करेगी, आपको होम अप्लायंसेस जो है वो कुछ क्रॉस सेल करने की कोशिश करेगी। किचन अप्लायंसेस जैसे एयर फ्रायर, मिक्सर, तवाई, ये कढ़ाई, तवा, ये सब क्रॉस सेल करने की कोशिश करती है ताकि एक कस्टमर का कस्टमर का जो लाइफ साइकिल है उसको कहीं ना कहीं वो प्रोलॉन्ग करने की कोशिश कर रही है और प्रोडक्ट्स बेचकर, ठीक है। तो इसलिए ये कंपनीज अपने डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, राइट। जैसे अब ये हो रहा है कि बहुत सारी जो द विमेन फोक इन द होम मेकर्स इन द एज ऑफ 25 to 40, जो कि एक इंटरनेट ईरा में पड़ी है या फिर आगे आई है, दे शॉप अ लॉट ऑन ई कॉमर्स, राइट। ये लोग मॉल्स में जाके काफ़ी शॉपिंग करते हैं, राइट। तो आपके जो किराने की दुकान में या फिर किराने जैसी दुकान में जो जनरल ट्रेड कहते हैं, वहाँ पे अगर प्रेस्टीज के प्रेशर कुकर है तो इनको उसमें ज़्यादा वैल्यू नहीं दिखता है। ये आपका जो भी होम मेकर्स 45, 50, 55 ईयर्स से ज़्यादा होती है वो वहाँ पे जाती है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी भी काफ़ी कोशिश कर रही है कि अपना ई कॉमर्स चैनल अच्छा करे, स्ट्रॉन्ग करे और अपना जो मॉडर्न ट्रेड है, जो भी मॉल्स है, वहाँ पे अपना प्रेजेंस बनाए, राइट। क्योंकि मॉल्स जो होते हैं या फिर आप क्रोमा जैसे स्टोर्स देख लीजिए या फिर विजय सेल्स जैसे स्टोर्स देख लीजिए, वो लोग अपने वाइट लेबल्ड प्रोडक्ट वहाँ पे रख रहे हैं जो कंपटीशन प्रूव आउट कर रहे हैं हॉकिंस या फिर प्रेस्टीज जैसे ब्रांड्स के लिए, राइट। तो इसलिए कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती है, हर वक्त समझने की कोशिश करती है कि कस्टमर का डेमोग्राफी कहाँ है, क्या है, कहाँ पे रहता है, उसके मुताबिक वो स्ट्रेंथन करती है। कंपनी एक और चीज़ करती है कि जो भी एडजेसेंट कैटेगरीज है, जैसे कुक टॉप्स या फिर किचन अप्लायंसेस है, वो एडजेसेंट कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करती है ताकि एक जो स्विचिंग कॉस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास प्रेस्टीज का कुकर है, बट मैं किसी मॉल में जाता हूँ और वहाँ पे मैं कुछ एक किचन अप्लायंस देखता हूँ जो पिजन का है, राइट, जो कि एक स्टोव काफ का प्रोडक्ट है या ब्रांड है, और वो मैं ले लेता हूँ, राइट, और वो मुझे ठीक लगता है। फिर मुझे लगता है कि मुझे पिजन के ही किचन यूटिलिटीज़ लेने चाहिए। तो धीरे धीरे प्रेस्टीज का जो भी रहेगा मेरे किचन में वो फेज ऑफ होते जाएगा। तो ये कोई भी कंपनी इस सेक्टर में जो है वो नहीं चाहती है, इसलिए ये लोग नए नए कैटेगरीज, सब कैटेगरीज निकालते। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कुकर इनका जो मेन कैटेगरी है, वहाँ पे हीरो प्रोडक्ट है इनका कुकर, इनका कुकवेयर है, कुक टॉप्स है, किचन अप्लायंसेस है, होम अप्लायंसेस भी, वैक्यूम क्लीनर, मतलब यूरेका फोर्ब्स वैक्यूम क्लीनर में मार्केट लीडर है, बट प्रेस्टीज बोल रहा है कि हम भी इसमें आएंगे। किचन अप्लायंसेस में एयर फ्रायर, फॉर एग्जांपल आप फेबर का एयर फ्रायर जो है काफ़ी फेमस है। तो अभी हर कोई हेल्दी लिविंग, हेल्दी न्यूट्रिशन वगैरह की बात करता है, तो ऑयल से लोग फ्राई नहीं करना चाहते, तो एयर फ्रायर यूज़ करते, एक नया प्रोडक्ट आया है, राइट। तो फेबर एक कंपनी है जो काफ़ी फेमस है एयर फ्रायर्स के लिए। तो टीटी के प्रेस्टीज बोल रहा है कि मुझे एयर फ्रायर के बिजनेस में भी होना है, मुझे मिक्सर, ग्राइंडर, मुझे सारे बिजनेसेस में होना है जहाँ पे किचन यूटिलिटीज़ है, क्योंकि मेरा जो हीरो प्रोडक्ट है उसका रिप्लेसमेंट साइकिल बहुत लंबा है और उसका टिकट साइज़ बहुत छोटा है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरीज, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए। तो इन्होंने एक
कंपनी अल्ट्रा फ्रेश उसको भी एक्वायर किया, एक सब्सिडरी है इनका जो मॉड्यूलर किचन्स बनाता है, राइट। मैं एक फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको। तो अल्ट्रा फ्रेश जो है मॉड्यूलर किचन्स बनाता है, राइट। तो टीटीके प्रेस्टीज को लगा कि अगर हम किचन में हैं, किचन यूटिलिटीज़ में हैं, तो हम मॉड्यूलर किचन क्यों नहीं बना सकते। तो इन्होंने करीबन अल्ट्रा फ्रेश को भी एक्वायर किया। अल्ट्रा फ्रेश करीबन साल का करीबन 23 से 25 करोड़ तक का बिजनेस देता है, टॉप लाइन देता है, कुछ ज़्यादा बहुत तोड़ तो है नहीं है। तो एक तरह से कंपनी जो है वो नए नए बिजनेसेस में जाकर अपने आप को आगे करने की कोशिश कर रही है, राइट। तो अभी रिसेंटली टीटीके प्रेस्टीज में ये हुआ है कि उसका मैनेजमेंट चेंज हुआ है। तो उसका जो नया मैनेजमेंट आया है उसने एक इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म को हायर किया है, और फिर वो लोग जानना चाहते हैं कि हम कौन से नए नए कैटेगरीज में जाए। क्या हम लोग, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या हम यूटेंसिल्स एक्सप्लोर करें, क्या हम कटलरी एक्सप्लोर करें, राइट। टीटीके प्रेस्टीज का ने 2018 में एक जज ब्रांड नाम का एक प्रेशर कुकर की कंपनी को एक्वायर किया था। तो जज ब्रांड जो है ये मास मार्केट को, थोड़े कुकर्स इसके थोड़े सस्ते होते हैं, करीबन 1500 तक के होते हैं, तो मास मार्केट के लिए टारगेट किया है। क्योंकि स्टोव क्राफ्ट ने पिजन को एक्वायर किया था, या पिजन बनाया था, उनका एक ब्रांड है जो मास मार्केट के लिए, राइट। टीटीके प्रेस्टीज ने मास मार्केट को टारगेट किया जज को एक्वायर करके। नॉर्मली टीटीके प्रेस्टीज एक मास प्रीमियम प्रोडक्ट है, मतलब मास से थोड़ा ऊपर है, प्रीमियम भी नहीं, मास भी नहीं, मास प्रीमियम बीच में, इकोनॉमी क्लास, ठीक है। तो इनके प्रोडक्ट्स जो है करीबन 3-3.5 हज़ार तक के आते हैं, तो ये मास प्रीमियम प्रोडक्ट है। तो कहीं ना कहीं ये अपने मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म जिनको इन्होंने लेके आया, उनको वो ऑब्वियसली पूछेंगे कि क्या हमें कोई प्रीमियम प्रोडक्ट बनाना है, राइट। क्योंकि बहुत सारे कंपनीज जो है वो एक प्रीमियम मार्केट को टारगेट करना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली वो कंसल्टिंग कंपनीज जो है वो उनको गाइडेंस देंगे कि उन्हें किन कैटेगरीज में घुसना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट अगर आप टीटीके प्रेस्टीज की अभी तक की स्ट्रैटेजी देखेंगे, जो भी उनके कॉन कॉल्स होते हैं, अर्निंग कॉल्स होते हैं, उनको आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो मैनेजमेंट से क्लियर कट ये समझ में आ रहा है कि वो लोग 2 या 3 जगह ब्रॉडली ग्रोथ देखना चाहते हैं या देख रहे हैं। एक तो वो काफ़ी क्लियर है कि प्रेशर कुकर का वॉल्यूम ग्रोथ नहीं होने वाला है। जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी पेनिट्रेटेड प्रोडक्ट है ये, और पेनिट्रेशन का स्कोप नहीं है, तो वो लोग वॉल्यूम ग्रोथ नहीं देख रहे, बट वो लोग वैल्यू ग्रोथ देख रहे हैं, प्रीमियमाइजेशन देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि आपके जो प्रेशर कुकर्स होते हैं, जो एल्यूमिनियम के होते हैं, अभी स्टेनलेस स्टील के भी प्रेशर कुकर्स आने लगे, या ट्रिपली के भी प्रेशर कुकर्स आने लगे, जिसमें एल्यूमिनियम प्लस स्टील दोनों होता है, और ये महंगे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई होम मेकर है जो जिसका प्रेशर कुकर टूट गया है और वो एक रिप्लेस करना चाहती है, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो प्रेस्टीज के स्टोर में जाए, पुराना प्रेशर कुकर दे, वहाँ पे उसको बताए जाएंगे नए अपग्रेडेड प्रेशर कुकर जो ऑब्वियसली महंगे रहेंगे, एक डिस्काउंटेड प्राइस पे उसको एक नया अपग्रेडेड प्रेशर कुकर दिया जाएगा जो थोड़ा महंगा होगा, थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। तो कहीं ना कहीं प्रीमियमाइजेशन जो बोलते हैं वो हो रहा है इसमें, राइट। तो कुकर्स में जो ये लोग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या ग्रोथ जहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ ये लोग कह रहे हैं कि हमारा ग्रोथ आएगा, वो है प्रीमियमाइजेशन से, कि एक अपग्रेडेड स्टेनलेस स्टील का प्रेशर कुकर या फिर ट्रिपली का प्रेशर कुकर बेच के, नॉर्मली जो 1500 के प्रेशर कुकर होते हैं या 3000 के प्रेशर होते हैं, वो हम 4500 के प्रेशर कुकर बेच के वैल्यू ग्रोथ करेंगे, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है। और फिर वो लोग, जैसे मैंने कहा कि एक कंसल्टिंग कंपनी को लेके आकर फिगर आउट करवा रहे हैं कि और कौन से दूसरे कैटेगरीज, कौन से प्रोडक्ट्स में घुसना चाहिए, होम अप्लायंसेस में, किचन अप्लायंसेस में उनको जाना चाहिए, जिसके वजह से उनको नए कैटेगरीज में, नए प्रोडक्ट्स में, नए प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने का कुछ स्कोप मिले, नए प्रोडक्ट्स लाने का कुछ स्कोप मिले। नॉर्मली फेस्टिव सीजन जो होता है, दिवाली दशहरे के वक्त बहुत सारे किचन अपग्रेड्स होते हैं 2-3 महीने पहले, तो उसके वक्त काफ़ी ये लोग नए नए प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, राइट। तो एक तरह से मैनेजमेंट से ये गाइडेंस मिला है, न्यूमेरिकल गाइडेंस, नंबर में गाइडेंस नहीं मिला है कि किस तरह का प्रॉफिट ग्रोथ, किस तरह का प्रॉफिट ग्रोथ या फिर सेल्स ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। बट एक तरह से उन्होंने एक अपनी लार्जेस्ट स्ट्रैटेजी बनाई है कि, या बताई है कि हमें प्रीमियमाइजेशन करना है कुकर का, और राइट, हाँ हम, और ऑब्वियसली वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका सेल्स ग्रोथ बढ़े, राइट। तो ये काफ़ी एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिली उनके कॉन कॉल से, अर्निंग कॉल से। दूसरा काफ़ी एक क्लियर कट दूसरी अंडरस्टैंडिंग मिली कि ऐसे कुछ मार्जिन्स जो होते हैं कि बहुत सारे, जैसे फॉर आप टाइटन की बात ले लीजिए, टाइटन में अगर आप गोल्ड खरीदने जाते हो तो उसका मार्जिन कम होता है, मेकिंग कॉस्ट, या फिर मेकिंग कॉस्ट ही बोलते हैं उसको, वो कम होता है। बट लेट्स से आप
गोल्ड का लेट्स से बिस्किट खरीदने जाते हो तो मार्जिन बहुत कम मिलता है राइट इनको, बट वही अगर आप कोई चेन या फिर कोई रिंग या फिर कोई ईयरिंग खरीदने जाते हो जिसमें थोड़ा मेकिंग कॉस्ट होता है, उसका मार्जिन ज़्यादा होता है, या फिर आप स्टोन या डायमंड खरीदते हो तो उसका मार्जिन ज़्यादा होता है। तो नॉर्मली टाइटन जो है वो पुश करता है हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स के लिए, नॉर्मली जो भी कंपनीज होते हैं जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए पुश करते हैं। बट टीटीके प्रेस्टीज कहता है कि इनका जो मार्जिन्स है सारे प्रोडक्ट्स का वो ऑलमोस्ट सेम है, तो ये कोई भेदभाव नहीं कर रहे किसी प्रोडक्ट के प्रति, सारे मार्जिन सेम है और वो सारे प्रोडक्ट्स को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये उनकी स्ट्रैटेजी काफ़ी क्लियर है राइट। तो ये बेसिकली उनका प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी या फिर लार्जर स्ट्रैटेजी है। उनके जो रिस्क्स है बिजनेस में, वो सबसे बड़ा रिस्क जो है, जैसे मैंने आपको एल्यूमिनियम और स्टील प्राइसेस का दिखाया था कि रॉ मटेरियल प्राइसेस अगर इंक्रीज होते हैं तो कंपनीज को बहुत बहुत दिक्कत होती है एंड कस्टमर को पास ऑन करने के लिए, क्योंकि एक तो आप जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी अगर आप देख रहे हो तो जैसे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है या फिर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा है, तो एक कंसेप्ट होता है शेयर ऑफ वॉलेट का। तो अगर आप इनकी अर्निंग्स रिपोर्ट पढ़ोगे तो इन्होंने कहीं ना कहीं एट्रीब्यूट किया है कि हमारा सेल्स ग्रोथ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमें शेयर ऑफ वॉलेट नहीं मिल रहा है। शेयर ऑफ वॉलेट का मतलब है लेट्स से मैं ब्लिंकिट से मैं सब्जियां मंगाता हूँ, ग्रोसरी मंगाता हूँ, और महीने का मैं 3,000 रुपये खर्च करता हूँ सब्जियों पे। अब ब्लिंकिट क्या करता है, कल सब्जियों के साथ वो गेहूँ चावल भी बेचना शुरू करता है अपने आप पे। तो जो 3,000 का जो मैं खरीद रहा था सब्जी, अब मैं वहाँ पे गेहूँ चावल भी खरीदना, किराना भी खरीदना शुरू कर देता हूँ, और वो 3,000 का जो मतलब एक ब्लिंकिट को जो मैं पे करता हूँ अभी मे बी 6,000 हो गया, तो मेरा शेयर ऑफ वॉलेट ले लिया ब्लिंकिट ने राइट। वो 3,000 से एक्स्ट्रा 3,000 ले लिए मेरे से। तो कंपनी का ये मानना है कि शेयर ऑफ वॉलेट जो है वो या तो फिर इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ चुके हैं तो लोग अपने लोन्स पे कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा पैसा है या फिर जो पैसा है वो एक प्रेशर कुकर या कढ़ाई नहीं खरीद के इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है कार के ऊपर या फिर घर के ऊपर राइट। इन्फ्लेशन इतना हो गया है कि एसेंशियल्स के प्राइसेस, जो आपकी सब्जी और फल के प्राइसेस जो बढ़ चुके हैं, जो चीज़ कल 100 रुपये में मिलती थी तो आज वो 125 रुपये में मिलती है। तो जो 25 रुपया महीने दर महीने या फिर दिन बर दिन जो भी एक्यूमुलेट होता है, जो एक प्रेशर कुकर या कढ़ाई खरीदते थे पहले, अब वो नहीं हो रहा है क्योंकि वो एसेंशियल्स में ही जा रहा है। गर्मियाँ जब हुई थी अप्रैल में जून में, तो इनका सेल्स ग्रोथ जो काफ़ी बुरा आया था पिछले क्वार्टर का, तो कंपनी ने कहा कि जो शेयर ऑफ वॉलेट है वो हमारे पास नहीं आके एयर कंडीशंस खरीदने चला गया राइट। तो कहीं ना कहीं कंपनी ये कहने की कोशिश कर रही है कि हम लोग ये डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं राइट, ये डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स के बिजनेस में है, और जो शेयर ऑफ वॉलेट है वो हम हमारे एंड कस्टमर का ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो पैसा एसेंशियल्स में जा रहा है या फिर इंटरेस्ट रेट्स भरने में जा रहा है, या फिर अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो फिर एयर कंडीशन खरीदने जा रहा है राइट। तो काफ़ी एविडेंट है कि सेल्स ग्रोथ यहाँ पे नहीं है, और कंपनी बहुत बुरी तरीके से चाहती है कि इनका सेल्स ग्रोथ किसी तरह वापस आए, इसलिए ये एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट को मुझे लगता है 12 करोड़ देकर ये लोग ने हायर किया है, और उनसे सलाह लेके वो लोग कुछ आगे करेंगे राइट। तो डेटा पे जाते हैं, तो इट वाज वेरी क्लियर, जैसे मैंने आपको बताया पिछले जो क्वार्टर का अगर आप डेटा देखोगे इनका, तो सेल्स ग्रोथ 588 था, उतना ही रहा। उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो गया क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, रीजनल कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। मॉडर्न ट्रेड में जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ये जो विजय सेल्स, क्रोमा है, ये लोग अपने वाइट लेबल प्रोडक्ट वहाँ पे रखते हैं, और ऑब्वियसली कोई अगर एंटर करेगा वहाँ पे बोलेगा कि मुझे प्रेस्टीज का कुकर चाहिए, थोड़ी तो सेल्स में प्रेस्टीज का कुकर पहले दिखाएगा, उसको अपना सबसे पहले अपना प्रेशर कुकर दिखाएगा वो। तो इसके कारण इनको काफ़ी कंपटीशन आ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो इनका एक बहुत अहम मोड है उसको वो लोग काफ़ी शार्पन करके स्ट्रॉन्ग करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आगे समझने की कोशिश करें फंडामेंटल्स अगर बिजनेस के राइट, तो 2-3 चीज़ें इस टेबल में काफ़ी क्लियर हो जाती है कि जो हमें बताती है कि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्योंकि इसका जो कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है वो कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे CFO टू या पैट टू CFO कन्वर्जन, मतलब मैंने प्रॉफिट किया 10 रुपये का
और 10 रुपये का कैश फ्लो आ गया। फॉर एग्जांपल अगर मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, राइट, बट मुझे आते सिर्फ 70,000 रुपये घर में, क्योंकि 30% टैक्स गवर्नमेंट काट लेती। बट अगर मैं बिजनेस करता और लेट्स से मैं 1 लाख कमाता, तो कहीं ना कहीं वो 1 लाख में घर लेके आ जाता, तो मेरा जो प्रॉफिट था वो कहीं ना कहीं कैश में बन जाता, या फिर कन्वर्ट हो जाता आसानी से, राइट। तो कैश फ्लोज में कन्वर्ट होते, राइट। इसका मतलब ये भी है कि कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो इतना अच्छा है, वो कंपनी के पास बार्गेनिंग पावर है, अपने जो भी बायर्स होते हैं उनके साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटिंग पावर है। तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल, जिसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो फंडामेंटली फ्रॉम अ कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी के पास पैसा है, कैश है, प्रॉफिट्स है, पैसा भी है, कैश है कंपनी के पास, ठीक है। द अदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ एटलीस्ट नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस कंपनी इज़ कि कंपनीज नॉर्मली जैसे आप टाइटन को देखिए या फिर बालकृष्ण टायर्स को देखिए, राइट, ये कंपनीज का जो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड रहता है वो काफ़ी हाई रहता है, 25-30%। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब लेट्स से जो भी प्रॉफिट मैंने कमाया कंपनी से, जितना भी कैपिटल लगाया, चाहे फिर वो डेट हो या फिर इक्विटी हो, उसके ऊपर मैंने कितना प्रॉफिट कमाया। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे इसका रिटर्न ऑफ कैपिटल जो है ये काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है। तो इसका रिटर्न ऑफ कैपिटल करीबन 25% था, 19 हुआ, 21 हुआ, 24 हुआ, 18 हुआ, फिर 14 हुआ। इसका मतलब ये है कि कंपनी में कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, और ऑब्वियसली कम हो रही है क्योंकि यहाँ पे आप देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन 8% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% है, और इस पॉइंट को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि रॉ मटेरियल प्राइसेस जब बढ़ेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। तो जितना रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब जितना उस बिजनेस से प्रॉफिट मिला है, उस प्रॉफिट का मैं कितना उसी बिजनेस में री इन्वेस्ट करता हूँ। मे बी एक नया प्रोडक्ट लाने के लिए, एक नया कैटेगरी लाने के लिए, एक नई सब्सिडरी खरीदने के लिए, या फिर एक नई सब्सिडरी बनाने के लिए, राइट। तो वो जो परसेंटेज है वो 38% है, राइट। इज 38 अ गुड परसेंट? 38 इज एक्चुअली नॉट अ बैड परसेंट, नॉर इट्स अ गुड परसेंट, राइट। नॉर्मली जैसे मैंने कहा बालकृष्ण टायर्स या फिर टाइटन, ये करीबन 80-85% फिर से अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं। ROC जो होता है, उनका जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट पूल होता है, उसमें से 80% फिर से अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हैं, राइट। ये कंपनी 40% कर रही है, राइट। और काफ़ी एविडेंट है, ये कंपनी भी खुद सोच रही है कि हम पैसा डालें तो कहाँ डालें, तो इसलिए वो कंसल्टेंट के पास गए हैं जिसको पूछ रहे हैं कि आप बताइए हम पैसा डालें तो कहाँ डालें, पैसा तो भरपूर है हमारे पास, ठीक है। तो I would say 40% or 38% which is over here, it's an average reinvestment rate, it's not a great reinvestment rate, जिसका मतलब है कि इसमें कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं आएगा कंपनी में, बिकॉज जिन कंपनीज में री इन्वेस्टमेंट रेट 80% होता है, खुद का पैसा खुद वापस लगाते हैं, उनका जो कैपिटल गेन्स या फिर उनका जो ग्रोथ होता है बिजनेस में वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत सस्टेनेबल होता है। ये कंपनी थोड़ा पीछे है उस मामले में, ठीक है। इसका अगर आप डिविडेंड पे आउट भी देखोगे तो 18%, 15%, 30%, 33% है। नॉर्मली क्या होता है, कंपनीज का अगर डिविडेंड पे आउट बहुत ज़्यादा हो, जैसे आप ITC का देखिए, ITC का डिविडेंड पे आउट जो होता है वो 80% to 130% के रेंज में फ्लक्चुएट होता है, इसलिए ITC का शेयर कभी गिरता नहीं है, राइट। जिन कंपनीज का डिविडेंड पे आउट कम होता है या डिविडेंड यील्ड कम होता है, उनके शेयर्स गिर जाते हैं, या फिर जब अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आते तो सस्टेन नहीं कर पाता, क्योंकि एक इन्वेस्टर सोचता है कि मुझे ना कैपिटल गेन्स मिल रहे हैं ना मुझे डिविडेंड मिल रहा है, तो इस स्टॉक को मैं रख के करूँ क्या, तो इन्वेस्टर बेच देता है वो, राइट। इसलिए आप देखोगे कि जो भी कंपनीज जिनके डिविडेंड यील्ड या डिविडेंड पे आउट रेशियोज अच्छे होते हैं, मैंने ITC का जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया, ये स्टॉक प्राइसेस कभी कोलैप्स नहीं करते। आप नेस्ले देखिए, कभी स्टॉक प्राइस कोलैप्स नहीं करता, क्योंकि डिविडेंड यील्ड इतना ज़बरदस्त होता है, इन्वेस्टर को लगता है कि तो क्या हुआ कैपिटल गेन्स नहीं हो रहे, तो क्या हुआ स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है, मुझे डिविडेंड तो मिल रहा है। तो इस कंपनी में डिविडेंड नहीं मिलता है, इसके कारण इसका स्टॉक का जो मैंने इनिशियली बताया था आपको, एक मिनट, जो मैंने इनिशियली बताया था आपको कि वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये कंपनी डिविडेंड ज़्यादा देना शुरू कर दे तो इसकी शायद वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो डिविडेंड यील्ड या फिर डिविडेंड पे आउट रेशियो देखना बहुत आवश्यक है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ये कोई अगर एक ब्लैक स्वान इवेंट होता है तो क्रैक आ जाता है। क्या क्रैक कितना डीप होता है, कहीं ना कहीं डिविडेंड पे आउट
डिसाइड करता है, राइट। तो फिर तो इसका डिविडेंड पे आउट इज़ ओके, इट्स नॉट दैट ग्रेट। री इन्वेस्टमेंट रेट इज़ अगेन ओके, इट्स नॉट ग्रेट। इट्स अ फ्री कैश फ्लो कंपनी, मतलब कंपनी के पास जितना कैश फ्लो आता है उसके बाद जो भी केपेक्स इन्वेस्ट होता है उसके बाद भी कंपनी के पास पैसा रहता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, मेरे खर्चे करीबन 40,000 रुपये, 60,000 रुपये मेरे सेविंग्स है, तो इट्स अ फ्री कैश फ्लो कंपनी। बहुत कम कंपनीज होते हैं जो फ्री कैश फ्लो कंपनीज होते हैं। 1 मिनट में दिखा देता हूँ, ये थोड़ा छुप गया है यहाँ पे। तो ये कंपनी जो है इट्स अ फ्री कैश फ्लो कंपनी, दिस इज फ्री कैश फ्लो। जस्ट अ मोमेंट, this is your free cash flow company. If you see over here, this is free cash flow. 1200, 1200, 1220 रुपये, 1219 रुपये इसका फ्री कैश फ्लो है। इस कंपनी के पास पैसा है, राइट। इसलिए तो ये कंपनी अपना पैसा खुद अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, राइट। सिंपल एज दैट, राइट। इट्स अ फ्री कैश फ्लो कंपनी। अगेन मैं रीटरेट करूँगा, ये एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए, राइट। बैलेंस शीट पे आते हैं, तो बैलेंस शीट तो काफ़ी अनकॉम्प्लिकेटेड है इस कंपनी की। इस कंपनी ने कभी इक्विटी डाइल्यूशन किया नहीं है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री कैश फ्लो कंपनी है तो इक्विटी डाइल्यूशन कभी इसने ज़्यादा किया नहीं है। इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी जैसे मैंने डिस्कस किया इनिशियली करीबन 15% 16% है, जो कि फ़ाइन है। डेट कभी लिया नहीं है, तो डेट के बारे में ज़्यादा बात करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट। नेक्स्ट, नेट फिक्स्ड एसेट वैल्यू, जैसे अगर समझो कंपनी ने 1 रुपये का एसेट में लगाया है, नेट फिक्स्ड एसेट जैसे मशीनरी या फिर आपका प्लांट, 1 रुपया लगाया तो 5 रुपये रेवेन्यू कमाया है, मतलब यहाँ पे 4 रुपये रेवेन्यू कमाया, सॉरी। इनफैक्ट जो है नेट फिक्स्ड एसेट वैल्यू 4 रुपये, तो 1 रुपये के ऊपर 4 रुपये रेवेन्यू कमाया है, राइट। आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी करीबन 4 या 5 है। हॉकिंस का इससे ज़्यादा है, हॉकिंस का करीबन 7 है। हॉकिंस का जो कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो भी इससे बेहतर है, करीबन 100 दिन का है, राइट। इन्वेंट्री ज़्यादा वक्त टीटीके प्रेस्टीज के चैनल्स में रह जाता है। हॉकिंस में अगर देखेंगे तो 70 दिन तक रहता है, यहाँ पे 130 दिन तक रहता है। तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है, जो आपके वर्किंग कैपिटल को इन्फ्लुएंस करता है, वो हॉकिंस का बहुत बहुत बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू टीटीके प्रेस्टीज, राइट। ये काफ़ी इससे एविडेंट हो रहा है, राइट। तो अगेन आई थिंक वर्किंग कैपिटल साइकिल एक इतना एफिशिएंट मुझे नहीं लगता है इसका एज़ कम्पेयर टू इट्स कंपटीटर का देखना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ वन थिंग। अगर आप ओनरशिप देखोगे तो प्रमोटर्स जो है वो उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है पिछले 3-4 सालों में। 2021 से 2024 का डेटा है, प्रमोटर ओनरशिप उतनी ही रही है। FIIs कुछ कम हुए हैं, एविडेंट है, FIIs कुछ कम हुए हैं। DIIs ज़्यादा हुए हैं, तो आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स को देखोगे जिन्होंने रिसेंटली उसमें इन्वेस्ट किया है। पब्लिक जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, 3x ज़्यादा हो चुकी है। मतलब नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स जो करीबन 30,000 था वो 90,000 बन चुका है। इसका मतलब स्टॉक में वॉलेटिलिटी ज़्यादा आ गई, ठीक है। तो जहाँ पे भी पब्लिक होती है या फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, स्टॉक्स में ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है, क्योंकि पब्लिक या फिर जो पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है वो थोड़ा अनसेटल्ड ही रहते हैं। वैसे भी वो लोग अगर स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे होता है तो काफ़ी अनसेटल्ड ही होते हैं, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वैल्यूएशंस, राइट। तो कंपनी का जो करंट वैल्यूएशन है 60 है, राइट। माइनस अर्निंग्स ग्रोथ है, या फिर 3 साल का भी अर्निंग्स ग्रोथ 3% है। 3% पे 60 का वैल्यूएशन, बहुत नाइंसाफ़ी है। ये तो बहुत ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही वैल्यूएशन है कंपनी का। अगर मीडियन ग्रोथ भी देखेंगे तो 43 है, राइट। बट वैल्यूएशन इसका बहुत ज़्यादा है, राइट। मार्केट लीडर जो हॉकिंस है, मैंने हॉकिंस को एज अ मार्केट लीडर यहाँ पे दिखाया, उसका 40 है, राइट। तो हॉकिंस सस्ता है एज़ कम्पेयर टू टीटीके प्रेस्टीज। अगर आप मुझे पूछोगे कि वैल्यूएशन इसका ज़्यादा क्यों है, वैल्यूएशन ज़्यादा होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो मैं बोल सकता हूँ कि कंग्लोमरेट को बिलोंग करता है, तो इसका पेरेंट जो है, राइट, ये बेटा जो है इसका बाप काफ़ी रईस है, तो 60 कहीं ना कहीं उसके वजह से आ सकता है। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, FCF पॉजिटिव है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, वहाँ से भी आ सकता है। रिटर्न ऑफ इक्विटी करीबन 15 है, ठीक है। वैल्यूएशन एक अच्छा रिटर्न ऑफ इक्विटी डिमांड करता है। आप ये कह सकते हो कि इसमें सेल्स ग्रोथ तो आ नहीं रहा है, उसके वजह से वैल्यूएशन कम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए
एक 3% या 2% सेल्स ग्रोथ के लिए या फिर -12% अर्निंग्स ग्रोथ के लिए कोई 60 का वैल्यूएशन नहीं देगा. ऑब्वियसली बहुत सारा फ्रॉथ है यहाँ पे, राइट. तो यहाँ पे मैंने एक एनालिसिस, बेसिक एनालिसिस किया है, इज़ द स्टॉक ओवर वैल्यूड एट द प्रेजेंट रेट. तो मैंने अर्निंग्स ग्रोथ लिया है पिछले साल का, राइट. पिछले साल से इस साल के इसको कंपेयर किया है तो अर्निंग्स ग्रोथ -11% है. मतलब जुलाई 2023 और जून 2024 मतलब 2 महीने पहले का अर्निंग्स में गिरावट आई है, राइट. बट स्टॉक प्राइस जो है वो 27% से ऊपर गया है, राइट. तो जो पी है, जो 60 है, जो 60 का पी है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, राइट, अर्निंग्स का नहीं है, लिक्विडिटी का है, या फिर जो मार्केट में काफ़ी आसानी से पैसा जो आया है उसका है. बट जब तक अर्निंग्स नहीं आएंगे तब तक ये सस्टेनेबल नहीं है. ये तो काफ़ी क्लियर कट आई थिंक हमें है. तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, राइट. जब तक इसके अर्निंग्स नहीं आएंगे तब तक मुझे लगता है कि इस स्टॉक से हमें या फिर इस कंपनी से हमें एक दूरी बना के रखनी पड़ेगी, ठीक है. आई होप मेरा ये जो एनालिसिस है वो was of some value to you, and thank you for your time. Thank you very much. Take care.